अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तबीबा ज़हरा शरफ है और आज मैं आपको हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है हमारी यूथ के हवाले से, यानी कि हमारे आजकल के जो नौजवानों को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने प्रोफेशनल के हवाले से और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से। तो इसके लिए आज मैंने मदऊ किया है मिस्टर समद अब्बास को, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, लर्निंग फैसिलिटेटर हैं। सो आई वेलकम मिस्टर समद अब्बास। वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने कभी हमदर्द के साथ ऐसा कोई किया है काम? नहीं, मेरे हमदर्द का इससे पहले मेरी कोई ऐसा रिलेशन कोई खास रही नहीं। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट मेन सेक्स। रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल किया मैंने, रूह अफ़ज़ा बिल्कुल ट्राई किया। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है सो मिस्टर समद, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि ऐसे कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जो कि हमारे यूथ को आजकल फेस करने पड़ रहे हैं? आई थिंक सबसे जो बड़ा चैलेंज है, मैं हमेशा बात भी करता हूँ इस बात पर आज मैं अगर इसको रिकॉल करूँ, वो माइंडसेट चैलेंज है। आई थिंक अ लॉट ऑफ यंगस्टर नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, जो भी बिहेवियर्स या जो भी हमारी आदतें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस से आ रही होती है और हमारा सबकॉन्शियस हमारी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर रहा होता है, हमारे बिहेवियर को डिज़ाइन कर रहा होता है। इसे रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है, जैसे लेट आना हमारा रिवाज है, जैसे बैठे रहना, मतलब दीन भी कहता है गफलत बहुत आसान है। आप खाली बैठे रहें, आप सोते रहें, आप रिलैक्स रहें, गफलत आसान है, लेकिन बेदारी इज़ ऑलवेज टफ। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज यंगस्टर्स फेस करते हैं वो मेंटालिटी का है, माइंडसेट का है। एंड बहुत से लोग इसे विक्टिम माइंडसेट भी कहते हैं कि अपने आप को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, चीज़ों को ब्लेम करना, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा। हमें बात समझनी पड़ेगी कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे जुमला हज़रत अली का बहुत पसंद है, वो कहते हैं अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म जियो। जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी आपके गोल्स क्या हैं, आप किस चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपका हदफ क्या है। बहुत सबसे बड़ा मसला है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में हदफ या विज़न की क्लैरिटी नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में विज़न की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस उस तरह नहीं चल रहे होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज माइंडसेट। अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो आदतें, हमारे यहाँ हैबिट्स बहुत बड़ा चैलेंज है यंगस्टर्स का, कि हमारे यहाँ आदतें क्या है। जैसे हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का वो रिवाज नहीं है। आप जाके देखें, बुक स्टोर्स पे देखें, आपको खाली नज़र आएंगे। आप जाके लर्निंग सेमिनार्स में जाएँ तो आपको वो रश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी म्यूज़िक फेस्टिवल में जाएँ, ईट फेस्टिवल में जाएँ, आप फूड व्लॉगिंग का कंटेंट पाकिस्तान में बनाएं, आप ज़रा कोई फन एंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाएं, पीपल वुड वॉच। अच्छा, ये क्या चीज़ हमें शो कर रहा है? ये लोगों की आदतें, लोगों के बिहेवियर को शो कर रहा है ना, कि लोगों का बिहेवियर किस तरफ इंक्लाइंड है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि लोगों को ज़िंदगी में लेटर रियलाइज़ होता है। आखिरी जो मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूँ वो क्या है कि लोग अपने आप से कनेक्ट नहीं है। मतलब जब तक आज के दौर में आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, यानी आप दूसरों को तो बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। द बिगेस्ट चैलेंज विच आई सी यूथ इज फेसिंग इज कंपैरिजन पैराडाइम। A lot of youngsters are seeing कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या। वीलॉगिंग क्यों बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दिखी जाती है या बनाई जाती है? क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जब आपको इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसे कहते हैं कंपैरिजन पैराडाइम। जब आप कंपैरिजन पैराडाइम में रहेंगे तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को कंपैरिजन में रखेंगे कि मेरे पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता। और ये कभी भी आपको सेल्फ पर फोकस करने की हिम्मत, यानी वो टाइम आपके पास मिलेगा ही नहीं कि आपने सेल्फ पे फोकस कर सके। तो 3 चैलेंजेस है माइंडसेट, एज आई सेड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी अपनी इंटरनल डेवलपमेंट चैलेंज करते हैं। सो हैबिट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो द नेक्स्ट थिंग इज के ऐसे कौन से जो है वो हमें टिप्स देनी चाहिए अपने यूथ को मेंटल हेल्थ के हवाले से, मेंटल वेलबींग के हवाले से, क्योंकि आजकल हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना वो फेस करनी पड़ रही है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको छोटे छोटे माइक्रो गोल्स बनाने पड़ेंगे अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू स्टार्ट विद द माइंडसेट कि आप कुछ वक्त थोड़ा पढ़ने के लिए निकालें। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड की रिसर्चेज अवेलेबल हैं कि 85% जॉब सक्सेस या पर्सनल लाइफ सक्सेस कम फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स। कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, आप किस तरह अपने जज्बात को मैनेज करें, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप किस तरह चीज़ों को प्लान करें, कि आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं।
पहला बुनियादी स्टेप है कि वो माइक्रो गोल्स डेवलप किए जाएं और सॉफ्ट स्किल्स पर काम किया जाए, ताकि आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, जो सोसाइटी में उठने बैठने के लिए आपको लोग चाहिए, जिनसे आप जाके बात करें। अच्छा, आप आज उठा के देख लो, ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस हैं, इंडिविजुअल लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, उसकी बहुत मेजर वजह सॉफ्ट स्किल्स है कि लोगों के अंदर हार्ड स्किल्स तो बहुत है, लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, दे आर सो गुड इन देयर हार्ड स्किल, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल स्किल्स, आई थिंक दे आर लिविंग। How can we encourage our young generation to be innovative in their thinking and in their personal life and social issues? आई थिंक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक जिस मुल्क में आप रहते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जब यहाँ रोडों से गुजरता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि परवरदिगार ने बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो मुझे दी हैं बट दूसरों को नहीं दी हैं। मुझे जुमला नहजुल बलागा में हज़रत अली का बहुत पसंद है, मैं जगह मिस आउट कर रहा हूँ कि जाहिद का दिल हमेशा रोता है दूसरों को देख कर, क्योंकि जो अंदर से ज़िंदा होगा ना, जाहिद होगा, वो दूसरों को देख के रोएगा, यार मेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, दूसरों के पास कुछ नहीं। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो यंगस्टर्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और किसी इंसान को भी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कभी पहले जुमला कहा था कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, यही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी एक बहन थी, एक भाई थे, बहन की शादी हो गई, भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटल्ड है, और आप चलेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारियां नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन जिम्मेदारियों को आपने एहसास या लेने अपने कंधों पे लेने की ज़रूरत है। अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है CSR, वाई दे डू CSR, बिकॉज दे रियलाइज़ कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग कि अगर कोई चीज़, कोई यंगस्टर कोई काम करना चाहता है माशरे के लिए, अपने पर्पस के लिए, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। कम कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। पहला स्टेप है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कहते हैं जब भी लाइफ में बुरा दिन आए, जब भी कोई बुरी सिचुएशन आए, हमेशा याद करो इससे बुरा भी हो सकता था। लग रहा है आई थिंक लाइफ का आज बहुत बुरा दिन है, बट आपको बात समझनी पड़ेगी, बहुत से लोगों की फैमिली में ऐसे वालिद भी हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिनको डॉक्टर ने कहा है कि बस अब इनके पास कुछ ही महीने हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन से अपने वालिदैन को देखा ही नहीं। सेकंड स्टेप इज पिवट। मैं समझता हूँ जब भी कोई बुरा दिन, कोई बुरा लम्हा आता है, वो इंसान को सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कुरान में हज़रत यूसुफ का वाक़या आपके सामने के सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया, लेकिन हज़रत यूसुफ कहने परवरदिगार यहाँ भी कुछ है। उसके बाद बाजार में बेचा जा रहा है, उनको सेल किया जा रहा है, कहने परवरदिगार यहाँ भी कुछ है। आगे जाके कोई हरासमेंट का केस हो गया, फिर भी कह रहे हैं परवरदिगार यहाँ भी कुछ है, और एंड में पता चलता है मिस्र के बादशाह बनते हैं। आई थिंक खुदा हमें बहुत से मराहिल से गुजारता है। वो जुमला भी ना, गॉड डिलेज आर नॉट गॉड डिनाइल्स। खुदा के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। आई थिंक थर्ड स्टेप इज पेजेस। आप लिखें। जब भी आप किसी स्ट्रेस, किसी बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले मरहले से गुजरें, आप अपनी सिचुएशन को, अपने जज्बात को जॉट डाउन करें, लिखें। बिकॉज जब अपनी फीलिंग्स को सामने जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है बहुत से लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि वो महसूस क्या कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज तो बाद में करेंगे ना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, आज मैं उदास हूँ या मैं मायूस हूँ। मतलब मुझे भी इन अल्फाजों की क्लैरिटी का होना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं उस इमोशन पर उसके अकॉर्डिंग काम कर सकूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एंजाइटी क्यों बहुत होती है और हम क्यों बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आई लव दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ पर्शियन ऑथर मुताहिरी, जिन्होंने कहा मसला सबसे बड़ा है कि परेशानी छोटी होती है। बहुत छोटा सा मसला होता है, लेकिन इंसान की अकल और भी छोटी है, तो उसको परेशानी बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है। आपने ग्रेजुएट किया था 2018 में, लेट्स सपोज 2016 में ग्रेजुएट किया। 2016 के बाद से मैंने समझ वो किताबें नहीं खोली, मैंने अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को छोड़ दिया। नहीं, मेरा माइंड जो है ना वो वहीं का वहीं रहा। दुनिया आज कहाँ पहुँच चुकी है, AI पे पहुँच चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को छोटे छोटे मसले बहुत बड़े लगते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको पता ही नहीं कि एक वेबसाइट है ChatGPT, आप उस पर जाएं, आप लिखे 2000 वर्ड का स्क्रिप्ट आ जाएगा। अभी भी आज के दौर में मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो बैठ के 2000 वर्ड टाइप कर रहे होंगे, कंटेंट लिख रहे होंगे। लेकिन इसी एरा में जिस इंसान को ये बात पता होगी कि यार एक टूल है, जिस टूल के ज़रिए मसला बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि उसकी इंटेलेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास वो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम हो, एंजाइटी कम हो, तो अपनी अकल पर काम करते रहें, अपनी हिकमत को बढ़ाते। तो ऐसे कौन से इफ़ेक्टिव वेज हैं जो कि हम अपने और अपने बड़ों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उनको हम पॉजिटिवली जो है वो बना सकें? देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो कि कल्चर से आ रही हैं, सही है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कल्चर से लेकर आ रहे हैं, जैसे हम कल्चर स्केप कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं, वालिदैन हैं, जो कि चाहते हैं कि बच्चे वो ही करें
जो वो करना चाहते हैं, या जिसे हम कहते हैं ब्रोकन ड्रीम्स। बहुत से वालिदैन के ख्वाब, मिसाल के तौर पे वालदा का ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं, वालदा ने टेस्ट दिया था कराची यूनिवर्सिटी या डॉ मेडिकल के लिए, उनका नहीं, उन्होंने कहा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। अच्छा, बेटी को कुछ और बनना था, बेटी किसी और माहौल में पैदा हुई, वो कुछ और देख रही थी, उसकी अपनी भी कुछ ख्वाहिशात है, उसका एक अपना माइंड सेट है। लेकिन मसला क्या होता है कि बहुत सी चीजें हम पर मुसल्लत की जा रही होती है। हाँ, अगर आप कम्युनिकेट कर कर, डिस्कस कर कर उसकी इंटरेस्ट को समझें, अगर वो भी करना चाह रही तो दैट्स फाइन। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें कल्चर से आ रही है, और जब आपकी जिंदगी कल्चर स्केप में हो ना, तो आपके फैसले आपके नहीं होते, कल्चर से आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से एडल्ट्स फैमिली में कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, घर का माहौल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल दैट्स फाइन। पर मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ वैल्यूज बहुत अच्छी हैं हमारे माजी की, कुछ बड़े बुजुर्गों की ऐसी वैल्यूज है जो मैं समझता हूँ जिनका होना, पहले जिनकी रिवाइव करने की जरूरत है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हमारे यहाँ घरों में किताब खानों का कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे याद है मेरे घर में किताब खाना तो कोई नहीं था, मतलब कोई बुक लाइब्रेरी नहीं थी, छोटा सा शेल्फ था, वहां 4-5 दुआओं की किताबें होती थी। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का शेल्फ है। सो मैंने इसे रिवाइव किया, मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं जिस एरा में रह रहा हूँ वहाँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बट ये चीज मैंने एडल्ट्स को देख के नहीं सीखा, अगर मैं बताऊँ, ये मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस था। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपने खुद से करनी पड़ेंगी। अच्छा समद, अब आप मुझे बताइए कि अगर हम बात करें यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें द मोस्ट? अगर हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करें तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी स्किल एनहांसमेंट पर काम करें। हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ टेक्निकल एकेडमिक्स पर उनकी बहुत तवज्जो होती है कि उनके एकेडमिक्स पे तो काम हो रहा होता है, लेकिन बहुत से ऐसे चैलेंज है, जैसे लाइक हमने प्रीवियसली बात की कि एंजाइटी, डिप्रेशन, वेलबींग, जो कि बहुत ज़रूरी है यूथ की अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है भी और नहीं भी। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई काउंसलिंग है ही नहीं, और इनफैक्ट काउंसलर एग्जिस्ट नहीं करते, तो काउंसलिंग क्या होगी? अ लॉट ऑफ यूथ इज कंफ्यूज, यू नो। बहुत से यूथ का सबसे बड़ा मसला है कि उन्हें डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरफ जाएं, किस पैथ को लें, ह्यूमैनिटी प्लस क्या है, ह्यूमैनिटी माइनस क्या है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं, या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, करियर है जिनकी तरफ जाना चाहिए। तो आई थिंक करियर डेवलपमेंट पर काम करने की ज़रूरत है कि उनको करियर गाइडेंस दी जाए, उनको बताया जाए कि ये करियर यूँ है और इसके एडवांटेजेस यूँ, और ये इसलिए करेंगे तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। सेकेंड थिंग, उनकी वेलबींग पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज मैं समझता हूँ हर इंसान के कोई ना कोई इमोशनल पर्सनल इशूज़ होते हैं, और जब तक आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे, आई लव दिस लाइन बाय एमी कर्डी, वो कहती है इफ़ यू नॉट मेंटली प्रिपेयर यू नेवर फिजिकली प्रिपेयर्ड एज वेल। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टेट बेहतर नहीं होगा तो आप कभी भी फिजिकली भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। एंड थर्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम उनको एक गाइड करें कि उनके गोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो सोसाइटी क्या है, मतलब उनकी जिम्मेदारी खाली वो खुद नहीं होनी चाहिए, उनका फोकस खाली वो नहीं, उनकी फोकस में उनकी सोसाइटी, उनका एरा भी होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से आजकल जो है ना, हमारे चाहे उसमें हमारे एडल्ट हैं, ठीक है, या फिर हम लोग खुद हों, हम लोग ज्यादातर किस चीज पे चलते हैं कि सोशली चीजों को लेकर चलते हैं कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो दुनिया क्या बोलेगी, अगर ये हो गया तो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो क्या हमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे साथ चलना चाहिए, या हमें उनको बिल्कुल साइड पे करके बस जो हमारा माइंडसेट कह रहा है हमें उसको फॉलो करें? यार बड़ा फेमस टर्म है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ड्रामा भी बन रहा है इस पर, और वाकई में टर्म एग्जिस्ट करता है लोगों की लाइफ में कि बहुत से लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर रहे सिर्फ ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुदा, आपका रिलीजन, आपका मजहब क्या कह रहा है उस बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो काम आप करने लगे उसके बारे में वैल्यूज़ क्या कह रही हैं, स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, नेचर क्या कह रही है, रियलिटीज़, हकीकतें क्या कह रही हैं, आपने उनको कंसीडर करना है, ना कि लोगों को। हाँ, अगर लोगों की बातों से वो बातें मैच कर रही हैं तो आई थिंक दिस समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो करियर जब मैं चूज़ करने जा रहा था, मुझे माइकल जैक्सन बनने का बड़ा शौक था, मतलब उसका डांस, उसकी परफॉर्मेंस। लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली को देखा और जब वो वैल्यूज़ को देखा तो मुझे लगा कि मैं माइकल जैक्सन तो नहीं बन सकता, ना मेरी कोई ऐसी शक्ल है, ना मेरी कोई टांगे भी उस तरह से काम नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, कुछ और ऐसे काम है जो कि किए जा सकते हैं लोगों को इंस्पायर करने के, लोगों को उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतर डेवलपमेंट देकर। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर देखें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपका रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। लोगों के कहने से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, ऐसा नहीं कि लोग आप कहीं लाइन में खड़े हो, लोग आपको आवाज़ें लगा रहे हो, आपको फ़र्क ना पड़ो, लेकिन 5 और 10%
ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या था, आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपका विजन क्या है, आप किस तरह अपने गोल्स को प्लान कर रहे हैं, आप हर अचीवमेंट पे पहुँच कर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इससे बहुत मैटर करता है कि आपकी इंटरनल थॉट्स आपके बारे में क्या हैं, जिसे हम लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस आप अपने साथ करेंगे, जिस तरह आप अपने साथ बात करेंगे, वही चीज़ें आपकी रियलिटी बनेंगी। मतलब बाहर की बात बाद में सुनाई देती, पहले अंदर की बात सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, यार मैथ मुश्किल लग रही है, यार इंग्लिश बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर मैंने ये दिल में भी कहा है ना इंग्लिश मुश्किल है, तो अब इंग्लिश मेरे लिए मुश्किल ही रहेगी। इसकी वजह क्या है? बिकॉज हमारा जो माइंड है वो हमारे हार्ट के साथ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन में, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहा है। इसलिए कहा जाता है दिल में, दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइज करो, जिसे हम लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि हमेशा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करो। अगर तुम अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में होंगी। तो इन द एंड मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूंगी कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दें, ठीक है, आइडियाज दें, ताकि हम अपनी जिंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकें। देखिए, जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है पर्सनल लाइफ और एक है प्रोफेशनल लाइफ। मैं समझता हूँ कि मैं पहले बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अगर आप प्रोफेशनली अपनी ज़िंदगी को यानी अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं जिन पे खुद भी अमल करता हूँ और आपको भी दूंगा। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट के स्किल एनहांसमेंट, अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपके जहन को क्या पसंद है? आपके जहन को नॉवेल्टी पसंद है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे जहन को क्या, नॉवेल्टी यानी न्यू थॉट्स। कोशिश करें कि न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज़ को लर्न करते रहें अपने ही डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपकी फील्ड में कॉन्सेंट, दैट इज कम्युनिकेशन, नंबर वन स्किल है। बहुत सा जुमला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी गलती लोग प्रोफेशनली क्या करते हैं, ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी फील्ड में बात करूँ, एक बंदा मेडिकल परस्यू कर रहा है, फार्मेसी प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट बन रहा है, उसकी फील्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन है। क्लाइंट के साथ डीलिंग है, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों से डील करना। मैं आज से कुछ साल पहले एक यूनिवर्सिटी गया, कराची की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी, उसके एक डिपार्टमेंट में गया, वहाँ फार्मेसी लोग पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जो पूछा फार्मेसी में कितने कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, मैंने कहा जी 77 या 72 समथिंग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने क्या इनको में कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है क्या, कम्युनिकेशन इन डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ाया जा रहा। यानी हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना उन्हें इम्पोर्टेंट समझा नहीं है। लेकिन आप जिस एरा में हैं वो एक डिजिटल एरा है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, बड़े से बड़ा कंसल्टेंट, कोच, किताबें, कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगी, सो यू बिकम डिफरेंट, यू बिकम स्किलफुल एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो प्रोफेशनली। साइमन सिनेक बहुत कमाल की बात कहता है, योर कस्टमर्स आर पीपल, योर एम्प्लॉयज़ आर पीपल, योर फैमिली इज ऑल अबाउट पीपल, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड पीपल, you don't understand business. So most important thing, अपनी skill enhancement करें. First communication, second is psychological development, understand the psyche, psychology को पढ़ें, समझें, लोगों की psyche को समझें, अपनी psyche को समझें। मतलब हज़रत अली कहते हैं कि कोई इंसान दूसरे की कीमत को क्या समझ पाएगा जब तक वो अपनी कीमत ना समझे। अमीर खुसरो कहते हैं अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो। इंसान की वैल्यू कब बढ़ती? जब उसके स्किल्स बढ़े। तो अगर आपके स्किल इन्हांस होंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एडवाइस मैं इसलिए भी दे रहा हूँ प्रोफेशनली, बिकॉज मैं बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलता हूँ जो बहुत अच्छे सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई ब्रांड मैनेजर है, कोई सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, कोई कहीं, और उन्होंने अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को छोड़ा हुआ। मतलब किसी ने कुछ सिखा दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी कंपनी ने कोई ट्रेनिंग करा दी, दैट्स ऑल। खुद से कोई लर्निंग प्लान नहीं है। कोई चाहे डाइट आप प्लान बनाते हैं, नहीं मेरा डाइट प्लान है वीकली, मंथली, इसी तरह आपका लर्निंग प्लान होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इस दुनिया में हर चीज़ को फ़ना है लेकिन इल्म को बका है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनली कैसे ग्रो करें, पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रो करें। अगर मैं प्रोफेशनली में एक बात और ऐड करूं, स्किल के बाद अपनी ब्रांड इमेज पे काम करें। ब्रांडिंग इज़ मस्ट, अगर आप दिखेंगे तो आपको लोग आप परस्यू करेंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एक बिगेस्ट फ्लॉ जो मैंने हमारी सोसाइटी में देखा, लोग पर्पल काउ नहीं बन रहे, लोग ब्लैक और वाइट काउ बन रहे हैं। पर्पल काउ कौन होती है? जो कि स्पेशलाइज्ड हो। पर्पल काउ कौन होती है? जो कि डिफ्रेंशिएट हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ब्रांड डेवलपमेंट पे काम करें। कंटेंट का दौर है, रील्स का दौर है, शॉर्ट्स का दौर है, ब्लॉग्स लिखें, वीडियो बनाएं, कोई भी ऐसा काम करें, किताब लिखें, लेकिन आपके पास जो है वो किसी ना किसी तरह अपने किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शिप करें। लिंक्डइन पे काम करें, यूट्यूब पे काम करें, इंस्टा पे करें, फेसबुक पे करें।
आई थिंक हम जिस एरा में पैदा हुए हैं, जिस एरा में हम हैं, गोल्डन एरा है, लेकिन इस एरा में एक चीज़ जो बहुत मिसिंग है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हमारी जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो क्यों जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं? बिकॉज वो कोई ब्रांड नहीं है। उन्हीं उम्र के बच्चे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो एक ब्रांड है। सो ब्रांडिंग को समझें, यानी अपने आप को ब्रांड करना सीखें। जब तक आप अपनी वैल्यू को हायर लेवल पर जाकर पिच नहीं करेंगे ना, सामने वाला भी आपकी वैल्यू को परसीव नहीं कर सकेगा। वाई वी नॉट डूइंग इट? आई थिंक अली शरीयती ने किताब लिखी चिहार जिंदान, फारसी पर्शियन ऑथर। वो कहते हैं पहला जिंदान है जिंदान ज़ात। इंसान अपने जिंदान में कैद है। इंसान पढ़ता है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करता है और फिर मुख्तलिफ इदारों के पास जाके अपनी CV देता है, कहता है कौन आप अच्छा मेडिकल दे रहे, आपकी सहूलियात अच्छी, आप अच्छा आप गाड़ी भी दे रहे हैं, चलो ये CV और ये जॉब मैंने आपको दी। यानी आपकी अपनी कोई वैल्यू आपने सेट ना, आपने करी हुई है सेट, लेकिन आपने बहुत लो सेट करी हुई है। बट अगर आप ब्रांड होंगे, जस्ट लाइक कोक हैज़ अ वैल्यू, बड़ा कमाल जुमला है ना, वैल्यू कम्स विद द प्राइस टैग। मतलब अपनी वैल्यू को इन्हांस करें, अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाइए। मैं लास्ट एंड सेकंड पार्ट जो हमारा पर्सनल लाइफ में, अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखे यार। मतलब अगर आप अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, जस्ट लाइक बहुत लाइफ ज़िंदगी कुछ नहीं है सिवाय चंद फैसलों के। आपकी किस इंसान से शादी हो, आपके वालिदैन के साथ बिहेवियर, आप माशरे के लिए क्या कर रहे हैं। आई थिंक ये 3-4 फैसले हैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ के लिए आपको बात करूं, अगर आप एक अज़दवाजी ज़िंदगी में, एक पर्सनल रिलेशनशिप रोल में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। ये बात समझिए कि सामने वाले का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर आपके हाथ में है। सही है, उसके इमोशंस को समझिए। बिकॉज वी लिव इन दिस एरा जहाँ पे लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। यू नो, बहुत सारा कंटेंट ऐसा बन रहा है जो कि नेगेटिविटी प्रिवेल कर रहा होता है लोगों के माइंड में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप समझें, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की आदतें बुरी होती है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, वो किसी न किसी ऐसे मोड़ या किसी ऐसे मरहले से गुजर रहा होता है जिस मरहले ने उसको कमज़ोर या वीक कर दिया होता है, तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, गिरते हुए को लात मारने वाले बहुत हैं, लेकिन गिरते हुए को सहारा देने वाला बनिए। वालदेन के साथ अपने बिहेवियर को बेहतर कीजिए। मैं समझता हूँ पर्सनल लाइफ में इससे अच्छी एडवाइस कोई है ही नहीं। एक शख्स रसूल खुदा के पास आके कहता है, जी मेरे पास ये चंद रुपए, मैं कहाँ से देना शुरू करूँ? रसूल खुदा कहते हैं पहला हक तुम्हारे वालदेन का है। मतलब हमने, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो लोग कामयाब हुए, मैं ब्रायन ट्रेसी को पढ़ रहा था, एक बड़ा इंटरनेशनल ऑथर, और मैं हैरान था पढ़ के इस बात। किताब का नाम भी मुझे याद है, क्राफ्ट योर फ्यूचर। वो कहता है कि अमेरिका में रिसर्च सर्वे के मुताबिक जो लोग कामयाब हुए और जो बिलियनर्स बने, उन्होंने इस बात को कोट किया कि मेरी कामयाबी में मेरे वालिदैन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा। सेकंड नंबर पर मेरी पर्सनल वाइफ या मेरी पर्सनल जो अज़दवाजी ज़िंदगी उसका रोल है। मैं कह रहा था गोरे भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वालिदैन की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। सिमिलरली जो लोग कामयाब हैं और जो लोग नाकाम, जाके उठा के देख लें, कहीं ना कहीं वालिदैन के साथ जो बिहेवियर था वो हुआ तो वो मुकाम पर पहुँचे, और जहाँ नहीं हुआ वो चीज़ें नहीं मिल सकी। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, देना सीखिए। कुरान की आयत है कि तुम नेकी की मंजिल तक उस लम्हे तक नहीं पहुँच सकते जब तक तुम खुदा की राह में वो ना दे दो जो सबसे बेहतरीन है। खलील जिब्रान कहते हैं कि व्हेन यू गिव आउट ऑफ योर पोजेशन यू गिव लिटिल। आप मुझे इस ट्रेनिंग के बाद, इस सेशन के बाद एक गुडी बैग दे दें, कोई चीज़ दे दें, या आपने अपने माल से दिया, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि आप लोगों को ज़ात से निकाल के दें। ज़ात से निकाल के तब दिया जा सकता है जब ज़ात में कुछ हो। सही है, कोई बात हो, कुछ कहने को हो, कोई जुमला हो, कोई फीडबैक हो, कोई हुनर हो कि मैं आपके ये काम करूँगी, मैं आपके ये काम आ सकता हूँ। खलील जिब्रान कहते हैं लोगों को ज़ात से निकाल के देना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं समझता हूँ देने का फ़लसफ़ा बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी पर मैं अपनी डिस्कशन को एंड करूँ, तो एक रिवायत हकायत मैंने कहीं पढ़ी। एक शख्स के ख्वाब में एक फ़रिश्ता आता है और कहता है कि वो बंदा बड़ा क्राइसिस से गुजर होता है, बहुत क्राइसिस है, मतलब लाइक उसकी फैमिली के हाथ पाँव, मतलब लोगों के हाथ फैलने वाली सिचुएशन आ गई होती है। सो वो बंदे के हाथ में फ़रिश्ता आके कहता है कि भाई मैं खुदा की तरफ से मामूर हुआ हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो खुदा की तरफ से हुक्म है कि अगर तुम चाहो तो अपने अगले 5-6 साल बेहतर कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो आने वाले जो आखिरी ज़िंदगी के 10-5 सालों ने बेहतर कर सकते हो। मतलब जिस सालों में तुम्हें कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होगी, पैसा ही पैसा, रिस्क ही रिस्क होगा, तो तुम कौन से ईयर्स को बेहतर करना चाहते हो, ज़िंदगी के आखिरी अयाम या अभी के 30s वाले? तो कहते हैं बेगम से पूछ के बताऊंगा। सो वो फरिश्ता गायब हो जाता है।
फिर बेगम से मशवरा करता है, तो बेगम से मशवरा, बेगम कहती है भाई अभी के बेहतर कर लो, बात की किसने देखी है, तो वो अभी के बेहतर कर लेता है। तो जब अभी के बेहतर करता है तो फरिश्ते को बता देता है, जो दोबारा ख्वाब में आता है, तो अब उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई। अब हर चीज़ में रिस्क है, जहाँ वो हाथ डाले पैसा, जहाँ वो हाथ डाले पैसा, रोज़ पैसे पे पैसा, लीड्स आ रही हैं, जनरेशन हो रही हैं, यू नो लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग अप। अच्छा ये क्या कर रहा है, इसके बाद जो पैसा आ रहा है तो खुद इस्तेमाल कर रहा है, खुद अपनी ज़िंदगी को, उसने एक लाइफस्टाइल को डेवलप कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर एंड जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके इर्द गिर्द फैमिली में और सोसाइटी में लोग थे, उनको भी दे जा रहा है। मतलब ये अपने ऊपर भी भरपूर लगा रहा है, लेकिन ये भरपूर तरह से बांट भी रहा है। अब लेकिन इसको बात पता क्या है, कुछ ही साल तो साल बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। अच्छा कुछ कई साल गुजर गए, इसका लाइफस्टाइल, इसका रिस्क कम हो नहीं रहा, उल्टा बढ़े जा रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। ज़िंदगी के बहुत आखिरी अयाम में आ गए तो फरिश्ता ख्वाब में आता है, वो कहता है भाई तुमने तो कहा था यार, मैं तो कुछ ही टाइम के लिए गोल्डन सा अपॉर्चुनिटी मिली है और ये तो ख़त्म ही नहीं होगी देरी। फरिश्ते ने कहा मिली कुछ टाइम के लिए थी, लेकिन क्योंकि तुमने दूसरों को बांटना शुरू कर दिया, खुदा ने कहा अगर मैं इसके रिस्क को कम करूंगा तो दूसरों के हाथ कट जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स वाई बांटने की सिग्निफिकेंस कुछ और है, दैट्स माय अल्टीमेट एडवाइस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत समझ, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया और इट वाज एन इंफॉर्मेटिव टॉक, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे यूथ को आपके हवाले से, आपकी तरफ से जो है वो इतने अच्छे आइडियाज़ और टिप्स मिली रिगार्डिंग देयर प्रोफेशनल लाइफ, रिगार्डिंग देयर पर्सनल लाइफ। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।